चले, अब हमने इसी वीडियो में सिर्फ ये डिस्कस करना है कि जी हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट, मतलब प्लेंट हमने कैसे ड्राफ्ट करना है। आपका पेपर 1 में 50 नंबर्स की ड्राफ्टिंग आती है, 50 नंबर्स की। अब जैसे ये उन्होंने क्वेश्चन दिया कि जी आपने राइट अ सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। तो फिर वही मैं बता रहा हूँ कि जी जैसे आपने कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो आर्डर, सीपीसी का आर्डर 6, 7, 8 लाजमी पढ़ना है। आप लाजमी पढ़ के जाना है, वैसे आपके सिलेबस में भी है। 6 में बताता है प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग मतलब प्लेंट रिटन स्टेटमेंट, और उसमें वो जनरल बता देता है कि जी आपने स्पेसिफिक ग्राउंड बताने हैं, और उसके मतलब आपका कंसाइज फॉर्म में, ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स इन कंसाइज फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद वो बताता है आपका कि वो फार्म दे दिया गया है, जो भी प्रिस्क्राइब फार्म है उसी फार्म में लिखना है, जैसे सीपीसी में भी फार्म बता दिया गया है। और उसके बाद वो कहता है कि जी आप अगर कोई फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, या फिर कोई लिमिटेशन है, तो उसको आपने स्पेसिफिकली बताना है। ठीक है। और जो चीज़ें ला प्रज्यूम करता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकल 6 रूल 13 पढ़े तो जो चीज कहता है ला प्रिज्यूम करता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे लिमिट रेंट प्रिंसेस एक्ट में कहा गया कि जी आपने सबलेट नहीं करना, ना सबलेट नहीं कर सकते अपनी टेनेंट जो है ना प्रॉपर्टी सबलेट नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 9 रूल 13 में बताया गया है। अब हम जब रेंट डीड तैयार करें उसमें भी यही कंडीशन लिख दें तो वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वो मालिक कहता है कि जी आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, ये रिटर्न ला है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, मतलब 3 कमरे हैं तो 3 कमरे रहेंगे, 3 कमरों को तोड़ के 2 कमरे नहीं बना देना, या 3 कमरों को जो है ना 4 कमरे नहीं बना देना, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। अब ये ला कहता है कि जी आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ वो लैंडलॉर्ड। तो आप ये दावे में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेसिक आप देखें तो हमने दावा कैसे लेके चलना है, ये सपोज के उसने कहा कि जी जैक्टिडेशन ऑफ मैरिज का दावा दायर करना है। तो ये आपका ना सोर्स सारा सेम यही रहेगा, मतलब आपने कोर्ट का टाइम नेम लिखना है, और मतलब उर्दू में लिख रहे हैं या इंग्लिश में, ये मतलब पैटर्न यही रहेगा, ऑलवेज पैटर्न यही होगा। ठीक है। और कोर्ट नेम पार्टिकुलर प्लेंट लिख रहे हैं, कोर्ट नेम लिखना है, और पार्टीज का नेम लिखना है। ठीक है। पार्टीज नेम लिखना है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने सूट टाइटल देना है। सूट टाइटल मतलब वो कह रहा है कि जी सूट पर लिखना है जैक्टिडेशन ऑफ मैरिज, तो वो लिखना है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डेक्लेरेशन, कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या सूट फॉर पोजेशन, वो टाइटल है। और ये पैरा तो लाजमी देना चाहिए। ठीक है कि जी अब पार्टीज, जो पार्टीज का हमने एड्रेस लिखा है ये बिल्कुल सही है, आप इस पे सर्विस करवा सकते हैं। मतलब डिफेंडेंट जो है ना, ये नोमान आपने बताना है कि जी ये जो आप सारा दावा लिखते हैं, ये नीचे आप देखें वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाइड ऑन ओथ। क्या? वेरीफाइड ऑन ओथ, कि जी आप ऑन ओथ बताएंगे कि जी जो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ ये अब बिल्कुल ठीक है। तो आप बताते हैं कि जी ये एड्रेस है, तो मतलब ये ठीक है, आप हल्फन कह रहे हैं कि जी एड्रेस ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा जो पैरा होता है उसी में आपने मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। दूसरा पैरा आपका वही स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल फैक्ट्स अगर आप डेजोलेशन मैरिज का लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे कि जी शादी फलान टाइम हुई थी, और ये है। ठीक है। इसी तरह आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लिख रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जी मैंने कार खरीदी है 5 लाख में, खरीदी है 50 लाख में, खरीदी है 10 लाख दे दिया है, बाकी 40 लाख देना है। ये आपके मटेरियल फैक्ट्स है। आप डेक्लेरेशन में जा रहे हैं कि डिक्लेयर करवाना है, कोई राइट डिक्लेयर करवाना है, तो आपने कहना है कि जी सपोज के आप कहते हैं कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी गई है, उसको null and void डिक्लेयर करें और सही लिख दें, तो आप बताएंगे कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ असल में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे ये है, नादरा ने मेरे आईडी कार्ड पे ये लिख दिया है। ये आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं। ठीक है। यही बेसिक, मतलब पहले जो 2-3 पैरे हैं, मतलब वो कोई भी आप देख लेना, तो वो 2-3 पैरे उसी में आपका सूट आ जाता है। ठीक है।
उसी में सूट आ जाता है। बाकी फिर आपका काज ऑफ एक्शन सब दावे की सेम होगी, और मतलब काज ऑफ चौथा मतलब लास्ट पर काज ऑफ एक्शन, फिर जुरिस्डिक्शन, फिर कोर्ट फीस और आपकी प्रेयर होगी। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जी कोई और सूट आप कहते हैं कि जी सपोज की कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का है, तो आपने बताना है कि जी मिस्टर ए ने, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मिस्टर ए ने मेरी प्रॉपर्टी के फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपने कैंसिल करने हैं, आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट वो कहता है कि जी आपका मतलब इसी को हम लेके चलें, तो वही ग्राउंड बताता है कि जी शादी हुई है, शादी के वक्त हालात ठीक थे, और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद हालात उसके वो जो है ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ये हम डेजोलेशन ऑफ मैरिज के हद तक लिख रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर मारना पीटना उसका रूटीन बन गया, फिर अब वो ड्रंकर भी है, ये और इसके साथ रहना अब हदूदुल्लाह में रहना उसके साथ इम्पॉसिबल हो गया है, या इम्पॉसिबल हो गया है। तो फिर आगे आपने बताना है कि ये काज ऑफ एक्शन है कि फलां दिन हमारी शादी हुई थी, और कुछ कुछ दिन पहले मुझे उसने किक आउट करके घर से भगा दिया है, दोबारा आज तक कुछ नहीं पूछा। तो अब मैंने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के थ्रू कहा भी है उसको कि जी मुझे तलाक दे, अब वो तलाक भी नहीं दे रहा। तो मेरी ये काज ऑफ एक्शन बनती है। फिर वो बता दें कि जी पार्टी लाहौर में रहती है, कोड भी सबने लगा दिया है। ये आखिरी जो तीन पैरे हैं ना, ये आपने जेल में रखना है। आखिरी तीन पैरे, पहला पैरा वो आखिरी तीन पैरे वो काज ऑफ एक्शन का है, और जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फीस, जुरिस्डिक्शन और कोर्ट फीस। आपने ना आर्डर आर्डर 6 7, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जी आर्डर 6 7 आपने पढ़ पढ़ना है। वो आर्डर 6 7 पढ़ लेंगे तो आपको बाकी भी सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी का लिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का आपने हिंट देना है कि जी आप प्रॉपर्टी में मतलब उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि जी कहाँ पे सिचुएट कर रही है प्रॉपर्टी, कहाँ पे सिचुएट। मैं अभी आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 7 का रूल 1, उसमें भी वो लास्ट में बता देते हैं जी काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन और उसके अलावा कोर्ट फीस ये आपने बतानी होती है। ये पार्टिकुलर प्लेन है कि जी आपने पहले सबसे पहले कोड का नाम लिखना है, फिर पार्टीज का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर आपने आ, ये काज ऑफ एक्शन का क्या, काज, ये आर्डर 7 रूल 1 बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ये कोड का नेम। ठीक है। ये जिनके माइक ऑन है आपका दे। ठीक हो गया। अब कोड का नेम आ गया, पार्टीज का नेम आ गया, और जो फैक्ट्स वगैरह है, मटेरियल फैक्ट्स वो बता दिए। अब ये देखें काज ऑफ एक्शन है कि जी डैम शादी हुई थी और उसने केक आउट कर दिया, और दोबारा शादी भी नहीं दे रहा, तो मेरी काज ऑफ एक्शन बनती है। यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि जी आपने काज ऑफ एक्शन बतानी है। जैसे काज ऑफ एक्शन आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में देखें, तो वो आपने कहा था कि जी 50 लाख की कार खरीदी है, 10 लाख दे दिया है। उसने कहा था कि जी मैं 1 दिसंबर को आपका नाम करवा दूंगा। अब 1 दिसंबर गुजर गया, उसने कार नहीं करवाई। तो मेरी काज ऑफ एक्शन पहले दिन उस दिन हुई थी जब हमने एग्रीमेंट तो सेल किया, दूसरा दिन वो जब मैंने पेमेंट कर दी 10 लाख की। तीसरी लास्ट टाइम मेरी जो है वो उस दिन हुई जब मैं उसने डिफेंडर ने फ्लैटरी रिफ्यूज कर दिया, उसने मेरे नाम करवाने से इनकार कर दिया। तो मेरी काज ऑफ तीसरी दफा ये हुई है। जुरिस्डिक्शन का आपको बता देता है कि कहाँ पे है। ये लास्ट इससे अगला पैरा जुरिस्डिक्शन का कि जी पार्टीज लॉ में रहती है तो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपने रिलीफ जो आपकी प्रेयर क्लास है वो बतानी है, और उसके बाद वो कोर्ट फीस भी आपने बताना होता है कि जी इतने की कोर्ट फीस बनती थी जो कि हमने फिक्स कर दिया है। जो रिलीफ है वो प्रेयर क्लास में है। आगे आर्डर 7 पढ़े ना, तो वो कहता है जितनी भी आपके रिलीफ बनते वो सेपरेटली बताने हैं। यहाँ पे तो उसने बताया कि जी मुझे चाहिए डेजोलेशन ऑफ मैरिज, और मुझे तो मेरा वो निकाह जो है वो कैंसिल कर दें। ठीक है। डिग्री डेजोलेशन ऑफ मैरिज की डिग्री पास करें, और मेरे प्लेंटिफ कहती है कि जी
डिक्री रेजोल्यूशन मैरिज पास करें मेरी फेवर में और अगेंस्ट डिफेंडेंट पास कर दें। सपोज के वो मांगते कि जी मेरे मुझे डॉर्स भी देते हैं, मुझे मेंटेनेंस भी लेके दें, मुझे डॉरी आर्टिकल्स भी लेके दें, तो वो उसकी अलग अलग हेड्स बनाती है, अलग अलग वो प्रेयर क्लास में भी उसने अलग लिखना था। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको, ये देखें। अब उसने कहा कि जी मुझे डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए एक हेड, ये आर्टिकल 7 पर है ना, उसमें भी ये चीज वगैरह। दूसरा वो कह रहे कि जी मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए औ- और मुझे डॉरी आर्टिकल्स भी चाहिए, उसका फिर अलग हेड बता दिया है। और उसके बाद फिर तीसरा कोई दूसरा लीव जो कोर्ट को मुनासिब लगता है। इसी तरह आप देखें, मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ कि जी जो प्रेयर क्लास है ना, जो जो चीज मांग रहे हैं वो आप अलग 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 बताना है। जैसे यहाँ पे देखें तो उसने अलग अलग बताया कि जी मुझे, लेट्स गो, कौन से अपील है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी उसने प्रेयर्स अलग अलग की है। सबसे पहले उसने कहा कि जी जो आपकी वो है जेली कैंसलेशन में आ गए, तो कहता है जो जेली एग्री डीड है उसको आप डिक्लेयर करेंगे जी वाकई फोर्ज्ड है और वो इलीगल है, नल एंड वाइड है, क्योंकि मैंने साइन अंगूठे नहीं किया है। दूसरा आपने कहा कि जी इसको फिर आप इसी तरह इसको पहले डिक्लेयर करें फिर इसको कैंसिल करें, डिक्लेयर करें फिर कैंसिल करें। उसके बाद क्या है कि जी इस सेल डीड पे जो भी फर्दर एलिमिनेशन हो रही है वो उसको आपने रोकना है। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका कोई दूसरा रिलीफ जो कोर्ट मुनासिब समझते हैं वो भी दे दे। ठीक हो गया। तो आपने ना ड्राफ्टिंग के लिए यही आपका 6 7 8 इसको आपने साथ लेके चलना है। ये 6 7 में बताया जाए कि कोड करने हैं प्लेंट, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन प्लेंट वगैरह को, और उसके बाद ये कोड। कोई एक दवा पढ़ ले ना, कोई भी एक दवा, ठीक है, किसी से भी कोई से भी, तो वो आपको बाकी सारे दावे उसमें क्लियर हो जाते हैं। मतलब पैटर्न वही होता है, पहला पैरा वही पार्टीज का नेम का होता है, दूसरा पैरा जो है ना वो आपका फैक्ट्स बता देता है कि जी असल में फैक्ट्स ये है, असल में फैक्ट्स ये है। और उसके बाद आपने काज ऑफ एक्शन बतानी है, और उसके बाद आपने जुरिस्डिक्शन और दूसरा जुरिस्डिक्शन बतानी है, और उसके बाद आपने कोर्ट फीस का बताना है और प्रेयर क्लास बतानी है। इन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वरना आप ये बुक्स जो है ना ड्राफ्टिंग के लिए, ये बुक्स भी पढ़ेंगे तो वो आपको उसमें सारे मतलब पैटर्न दिए गए हैं दावे के, सारे पैटर्न। ठीक है, ये मंसूर वाली बुक बहुत अच्छी है ये। ठीक है, इन ये बुक मंगवा के इनको भी पढ़ेंगे तो आपके दावे सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये जनरल यही है। और कि यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन। अच्छा सर, इसके आपने कहा एग्जाम है। कब होंगे? एग्जाम मैडम कुछ नहीं कह सकते, मतलब जल्दी भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लास्ट टाइम एडीए की सीट्स आई थी मार्च 2023 में और मार्च 2021 में, और ये पेपर हुए थे सितंबर में। और इसी तरह साथ ही एडीपीपी की सीट्स आई थी 2000 मार्च 2021 में, तो पेपर उसके हुए थे मार्च 2022 में। तो डिपेंड करता है कि जी वो पीपीएससी पे। उस टाइम तो कुछ ये वजह थी कि कुछ कोरोना की भी छुट्टियां वगैरह चल रही थी और पीपीएससी की जो एग्जाम पर बैन भी लग गया था। लेकिन अब पता नहीं क्या शेड्यूल चल रहा है, ये मैडम नहीं पता अब मुझे। जल्दी भी हो सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि जी डिपेंड करता है पीपीएससी पे, जल्दी भी हो सकते हैं। आप ना अपने प्रॉपर तैयारी करें, आप जेहन में रखें कि जी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी साकिब साहब। अच्छा सर, इसका ये अपना कल से ही रेगुलर क्लासेस शुरू हो कल जाएंगे से, एडीए कल की से आप? इंशाल्लाह, कल से।
ठीक हो गया, उसमें सिर्फ यही सिलेबस पर्टिकुलरली यही कराएंगे आप? पार्टिकुलरली ना तकरीबन आपका, मैं फिर कहता हूँ, आप सिलेबस देखें तो आपका पेपर 2 ही है पढ़ने वाला। वरना जिन्होंने सिविल जज, जैसे सागर साहब आपने पहले तैयारी की है, वो जिन्होंने पहले जी जी सर। तैयार किया हुआ है उनको मसला नहीं बनेगा। उनको मसला वही है कि पेपर 2 आप पास पेपर देखें तो वो थोड़ा तंग करते हैं, वरना जी सर। मुश्किल नहीं है। पेपर 2 आपने पढ़ना है, बाकी सर इजी। पेपर 2 की, और ये जो कंप्यूटर है ना सर, इसका थोड़ा सा ना पहले पेपर में। कंप्यूटर की ना आपने मैंने को बताया कि जी बीकॉम की है बुक, वो बेसिक कंप्यूटर की, उसमें ना तकरीबन बेसिक टर्म्स आ जाती हैं सारी। वो आप वो पढ़े तो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर। वो आपको ये बता जो रहा हूँ। शार्ट, सर ये शार्ट क्वेश्चन है, ये 5 5 6 6 लाइनों का काफी होता है ये, जिस तरह कंप्यूटर के नहीं इन्होंने नहीं, दिए हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, बेसिक बेसिक इतनी काफी है, इतनी काफी है। ठीक है, बाकी जो शार्ट क्वेश्चन आपसे ना वो पूछता है, ये देखें कि जी मतलब शार्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, आपने ना बेसिक पढ़ना है। वो बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो ये शार्ट क्वेश्चन निकाल सकेंगे, वरना ये शार्ट क्वेश्चन आपसे जी सर। नहीं होने। ये बात, ये शार्ट क्वेश्चन जैसे इसमें भी देखता है। बेयर एक्ट जी सर। अच्छी तरह पढ़ना है। ये ये देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे वो पूछ लेता है कि जी आपका डिक्री शैल नॉट इंक्लूड डिसमिसल एंड सूट। ठीक है, शेयर इन कारपोरेशन का इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर एंड स्टॉक डिबेंचर एंड बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो ये हम्म। ये डिपेंड करता है कि जी वेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन एंड आर सबऑर्डिनेट टू सेम कोर्ट एंड एपलेट कोर्ट अंडर इज CPC shall be made to appellate court। ठीक है, कहता है सेवरल कोर्ट की सेम जुरिसडिक्शन बनती है तो आपने एप्लीकेशन देनी है एपलेट कोर्ट को। ये काम में बताया गया है। वो आपका मतलब ट्रांसफर ऑफ केसेस में भी सेक्शन 24 में भी बताया गया है कि जी जब दो सेम कोर्ट्स हों तब आपने एपलेट कोर्ट्स को करना है। इसी तरह 63 में भी बताया गया है कि जब दो कोर्ट्स सेम प्रॉपर्टीज को अटैच करना हो, दो सेम कोर्स हो, तो फिर पहले फिर राइट हायर रैंक की स्कोर कहा जाता है। तो मतलब ये आपने ये आपकी ना 25 नंबर की होंगी। 25 नंबर की वो बच्चा कर सकेगा जिन्होंने बेयर एक्ट बहुत अच्छा पढ़ा है। इन्होंने बेयर एक्ट बहुत अच्छा पढ़ा है। जैसे कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट जो आ, जो वो बताया गया है, मतलब आपका सेक्शन 12 में कि जी जिनका वो आपने लिखना है वो मतलब ट्रस्ट वाले सोर्स, या फिर जिसकी आपकी वो बनती है, जिनकी एक्चुअल डैमेजेस असरटेन ना हो सकते हैं। पैकेज को मनी, मनी मतलब जो ना वो मनी पैकेज रिलीफ जो है ना वो एडुकेटर दी है। तो मतलब ये है कि जी बेयर एक्ट्स आप पढ़ेंगे तो फिर कर सकेंगे, वरना बेयर एक्ट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम हेलो। सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर मुझे एक चीज बताइए, इसके टाइमिंग क्या होगी, इनकी क्लासेस की, जो सिविल जज की क्लासेस हो रही हैं सेम टाइमिंग होगी? सीपीसी तो मैडम सेम है ना, सीपीसी सेम है। नेक्स्ट वो देखेंगे, सीपीसी तो सेम है इधर भी उधर भी। जी, और बाकी जो ब- सब्जेक्ट्स हैं? बाकी सब्जेक्ट का फिर अलग शेड्यूल होगा। ओके सर। हम्म। सर रजिस्ट्रेशन फिर सेपरेट करवानी पड़ेगी या